ये कहानी शुरू होती है एक आवाज के साथ जो कहती है कि स्वर्ग और धरती सब कुछ और सबके लिए दयालु हैं। इसलिए उन्हें एक परफेक्ट कल्टीवेशन की दुनिया बनाते हुए देखना चाहिए। दुनिया के जन्म से ही एक क्योस की शुरुआत हुई थी। एक महान व्यक्ति जिसका नाम था दाओ हमेशा से मौजूद था और वह स्वर्ग और धरती के नियमों के लिए जिम्मेदार था। उनके नीचे दुनिया ने दो बड़े चक्रों को देखा। पहले चक्र में हजारों लोग मेहनत से प्रशिक्षण और कल्टीवेशन करते थे ताकि वो सेलेस्टियल रिल्म तक पहुंच सकें। लेकिन जीव जंतु ग्रीडी थे। उन्होंने ना सिर्फ स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल रूट्स को चुराया, बल्कि सेलेस्टियल शील्ड के स्रोत को भी हत्याने की कोशिश की। इस वजह से दाव कमजोर हो गया। दुनिया की लालच ने उसे निराश कर दिया। आखिरकार उसने सारे जीवों को नष्ट कर दिया। इस तरह दूसरा चक्र शुरू हुआ। तीन दुनिया थीं, स्वर्ग, मानव और धरती। ये अब पहले जैसे नहीं थीं, बल्कि अलग अलग हिस्सों में बटी थीं। पश्चिम को देवताओं ने नियंत्रित किया, जबकि पूरब को अमरों ने संभाला। धरती का क्षेत्र एक प्राइवेट जगह बन गया, जो एक खोया हुआ लैंड बन गया। वहां हड्डियों के ढेर पहाड़ों से भी ऊंचे हो गए। मानव क्षेत्र स्वर्ग और धरती के बीच में था, जहां कमजोर लोग री के चक्र में घिरते थे। लेकिन सब कुछ होने के बाद पहले चक्र के कुछ लोग पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। उनमें से कुछ ने मानव रूप में पुनर्जन्म लिया, कुछ बस वापस जीवित हो गए, और कुछ अपने शक्तियों के साथ पुनर्जनन हुए। सबका एक ही मकसद था, डेस्टिनी के रास्ते पर चलना और सेलेस्टियल दाव को चुनौती देना। इसलिए दाव क्रोधित हो गया और उसने धरती पर बिजली गिराई। दूसरी बार दुनिया फिर से नष्ट हो गई। अब दुनिया अपने तीसरे चक्कर में थी। दशकों बीत चुके थे। इस कहानी को सुनकर एक रामायण लड़का बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं जानना। शॉर्ट में, पुराना सेलेस्टियल दाव उस दुनिया को छोड़ चुका था और अब ये लड़का नया सेलेस्टियल दाव था। अगले सीन में वो युवक कहीं चल रहा है, कहता है, मैं तो अभी अभी इस दुनिया में आया हूं और ये मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। लगता है इस दुनिया को मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। एक स्पिरिट उससे कहता है, तुम सही हो, क्योंकि तुम सेलेस्टियल दाव हो जिसके पास इस दुनिया पर अनलिमिटेड पावर है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ पर चल रहा है। उसे कुछ देखकर आश्चर्य होता है। सामने देखते हुए वो एक लड़के को स्पिरिट से बात करते हुए देखता है। लड़का कह रहा है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये सिर्फ एनिमीज को हराने के लिए है। ब्रदरसन ने कहा था, जब कोई स्ट्रांग बनता है और अपनी ताकत किसी और स्ट्रांग के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो वीक लोग वीक के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं पुराना सेलेस्टियल दाव नहीं हूं और मैं वो गलती कभी नहीं करूंगा। बूढ़ा आदमी उस युवक को देखते हुए सोचता है कि शायद वो लड़का खुद से बात कर रहा है, क्योंकि उसे स्पिरिट दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखने पर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एक विशाल ड्रैगन उनके पास आ रहा था। अपने डरावने दांतों के साथ ड्रैगन अपना टारगेट पकड़ने वाला था, लेकिन लड़का शांत खड़ा रहता है, उस राक्षस को देखता हुआ। ऐसा लगता था मानो वो सेलेस्टियल दाव बनने के कुछ नियम याद कर रहा हो। उसी पल ड्रैगन उस युवक पर झपट्टा मारता है, लेकिन लड़का अपने कान से कुछ मोम निकालता है और उसे ड्रैगन की ओर फेंकता है, पर वो चूक जाता है और मोम ड्रैगन के पीछे पहाड़ों पर जा लगता है। एक धमकी भरी नजर के साथ नायक ड्रैगन को घूरता है। ड्रैगन डर से कांपने लगता है और भाग जाता है। लड़का कहता है, वो मेरे 3 अटैक्स भी झेल नहीं पाया। स्पिरिट पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़का जवाब देता है, मैं बस उसे थोड़ा स्केयर करना चाहता था, मेरा इंटेंशन उसे मारने का नहीं था। स्पिरिट सवाल करता है, क्या तुम अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करोगे? लड़का जवाब देता है, जब तक नेगोशिएशन पॉसिबल है, ये दुनिया तीसरी बार नष्ट नहीं होगी। बिसाइड्स, मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटा पहले आया हूँ। मुझे इस दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता और मैं यहाँ की सिचुएशन से familiar नहीं हूँ। फिर वो जगह को ऑब्जर्व करने लगता है। कहता है, मेरा पहला स्टॉप यहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है। स्वतंत्रता शहर के दरवाजों पर कई लोग वहां आ जा रहे हैं। तभी एक गाड़ी दिखाई देती है जो कहीं जा रही है। उसमें कुछ स्लेव्स बैठे हैं। एक दूसरा आदमी कहता है, इस बार की हंट बहुत शानदार थी। इन औरतों के लिए मुझे डेफिनेटली अच्छी पेमेंट मिलेगी। बिसाइड्स, फेरीज को इस शहर के नोबल्स हमेशा ढूंढते हैं। तभी नायक अचानक वहां प्रकट होता है। दूसरा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम मेरे स्लेव्स में इंटरेस्टेड हो? लेकिन युवक चुप रहता है। वो आदमी अपनी डील ऑफर करता है। ये फेरीज हाल ही में पकड़ी गई हैं। इनमें वॉर प्रिजनर से लेकर गांव की इनोसेंट औरतें तक शामिल हैं। नायक उन औरतों को देखता है, चुप रहता है। फिर वो अपनी आंखों से कोई एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उन्हें देखकर वो कहता है, इन सब के दिल खाली हैं। आदमी अपनी पिच जारी करता है, अगर ये औरतें तुम्हें पसंद नहीं आई तो मेरे पास एक वेरी रेयर प्रोडक्ट है। वो नायक को अपने साथ चलने को कहता है और एक कपड़ा हटाता है। नायक देखकर हैरान हो जाता है। एक खूबसूरत लड़की वहां दिखती है। आदमी कहता है, ये एल्विन रेस की है जो सिर्फ पश्चिम कॉन्टिनेंट पर मिलती है। तुम इसे सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन्स में ले सकते हो। लड़का चुप रहता है। फिर वो जाने लगता है।
आदमी गुस्से में कहता है, लगता है ये बस एक वॉन्डरर है। जाते जाते नायक सोचता है, क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग था? ये तो फ्यूडल सोसाइटी से भी बैड है। स्पिरिट प्रकट होता है और पूछता है, तुमने उन्हें फ्री क्यों नहीं किया? शायद ये तुम्हारे कैरेक्टर का पार्ट है। लड़का जवाब देता है, मैं उन्हें क्यों फ्री करूं? स्लेव ट्रेडर्स और लोगों को पकड़ते रहेंगे, ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेगा। मेरे सामने कम से कम 100 स्लेव्स हैं इस दुकान में, और इसकी ब्रांचेस सारे कॉन्टिनेंट्स पर हैं। इतना आसान नहीं है इसे रिजॉल्व करना। स्पिरिट कहता है, तुम सेलेस्टियल दाव हो। अगर तुम चाहो तो दुनिया के सारे स्लेव्स को फ्री कर सकते हो। लड़का जवाब देता है, अगर मैं ऐसा करूं तो दूसरा मार्केट कमर्शियल वॉइड भरने के लिए उभरेगा और हंटर्स की लहर फिर से लौट आएगी। मैं अपने प्रेडिसेसर के अनलाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेन रूट से डील करूंगा। वो घर में घुसता है। दूसरा आदमी उसका स्वागत करता है, पूछता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? फिर वो सारे स्लेव्स दिखाने लगता है। कहता है, ये सब हमारे मार्केट में वेल ट्रेंड हैं। गारंटीड ये भागने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई डेजर्ट करने की कोशिश करे तो तुम उसकी 10 गुना कीमत वापस पा सकते हो। नायक पूछता है, अगर मैं उन्हें एस्केप करने दूं तो क्या वो फिर भी भागना माने जाएगा? आदमी जवाब देता है, जब तक तुम उन्हें खरीदते हो, भले ही तुम उन्हें जाने को कहो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। नायक पूछता है, क्या मैं उससे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल। अगर तुम उस स्लेव से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो तुम वीआईपी रूम में जा सकते हो, जहां और भी स्लेव्स बिक्री के लिए हैं। इधर वो औरत नायक को ध्यान से देख रही थी। नायक उससे पूछता है, तुम्हें आजादी चाहिए? वो जवाब में सिर्फ सिर हिलाती है। नायक पूछता है, तुम किसी से प्यार करती हो? वो औरत चुप रहती है। नायक फिर सवाल करता है, तुम एक फ्री इंसान बनना चाहती हो या स्लेव बने रहना चाहती हो? नाखुशी से वो औरत कहती है, मैं सिर्फ अपने मालिक की स्लेव बनना चाहती हूं। यह सुनकर नायक जैसे हार मान लेता है। वो आदमी से कहता है, मुझे वीआईपी रूम में ले चलो। कुछ देर बाद वो आदमी नायक को चाय परोस रहा है, कहता है, ब्रो इसे एंजॉय करो, थोड़ा और वेट करो, मैंने किसी को मेरे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लाने को कहा है। फिर वो कमरे से निकल जाता है। उसी पल हमारा लड़का सिस्टम से कहता है, ओपन करो और रूल प्रोटोकॉल शुरू होना चाहिए। गुलामी का खात्मा उसकी सेलेस्टियल दाव के रूप में पहली मिशन होगी। तभी एक सिस्टम प्रकट होता है और एक आवाज पूछती है, कौन सा रूल ऐड करना चाहते हो, डिस्क्राइब करो। नायक सोचने लगता है। वो कहता है, कोई भी एक्ट जो किसी ह्यूमन या ह्यूमनॉइड क्रीचर के खिलाफ ट्रैफिकिंग के लिए किया जाए वो इस रूल को ट्रिगर करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन ट्रैफिकर्स को एक डार्क फिगर दिखेगा जिसकी ताकत उनकी ताकत से कहीं ज्यादा होगी, और ह्यूमन ट्रैफिकर से एंगेज करने से पहले उसे एक वार्निंग मिलेगी। थोड़ी देर बाद स्पिरिट कहता है, सिस्टम को डाउट है कि ये रूल 5वें पोजीशन से नीचे क्यों रैंक किया गया। नायक पूछता है, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इमॉर्टल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एंगेज होंगे, इसलिए मुझे थोड़ा अशेम्ड होने की बात नहीं कहनी चाहिए। फिर वो और इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है। पहला वार्निंग फेल होने तक वो मॉन्स्टर अटैक करेगा जब तक कि ट्रैफिकिंग बंद ना हो जाए, चाहे उसका इंटेंशन कुछ भी हो। तुरंत बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि रूल तैयार हो रहा है। फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन मांगता है। नायक जवाब देता है, इसमें हर तरह के मेथड्स शामिल होने चाहिए सिवाय वॉलंटरी स्लेवरी के। अगर ऐसा है तो इसे सिंपली इग्नोर कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि रूल एस्टैब्लिश हो गया है। वो पूछता है, क्या इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए? युवक ऑप्शन पर येस के लिए क्लिक करता है। उसी पल एक रोशनी प्रकट होती है और सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट। वो आदमी कुछ स्लेव्स को लेकर आता है। कुछ सेकंड्स में कुछ अजीब सा होने लगता है। सिस्टम अनाउंस करता है, रूल अब ऑपरेशन में है। तभी कोई दरवाजा खुलता हुआ दिखता है। वो दूसरा आदमी फिर से प्रकट होता है, कहता है, ये मेरे 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं। सारे स्लेव्स को प्रेजेंट किया जाता है और वो आदमी कहता है, मुझे इनके लिए हाई प्राइस की उम्मीद है। उसी पल उस आदमी के पीछे कुछ अजीब सा दिखता है। एक डरावना फिगर उसे घूरने लगता है। उस मॉन्स्टर को देखकर आदमी डेस्परेट हो जाता है और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें भी ये दिखाई दे रहा है? नायक जवाब देता है, ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूं। क्या यही तुम्हारी ट्रेडिंग हाउस का गेस्ट को वेलकम करने का तरीका है? आदमी कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा लड़का जवाब देता है, इन दैट केस मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। वो दूसरा आदमी पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? उस क्रीचर के पास जाना वेरी डेंजरस है। लेकिन युवक जवाब देता है, अगर मैं यहां नहीं होता तो मैं ही एकमात्र डेंजर होता। तभी कोई दीवार से उड़ता हुआ बाहर आता है, लेकिन नायक उसे पकड़ लेता है। वो बुरी तरह इंजर्ड दिखता है। लड़का उसे कैप्टन कह के बुलाता है। नायक पूछता है, ये आदमी कौन है? वो आदमी जवाब देता है, ये मेरी ट्रेडिंग हाउस का सिक्योरिटी कैप्टन है और एक पावरफुल सेकंड ऑर्डर वॉरियर है। मॉन्स्टर को देखते हुए वो आदमी सोचता है, ये क्या है? ऑब्वियसली ये मेरी तरह है, लेकिन इसकी ताकत मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। थोड़ी देर बाद वो क्रीचर कमरे में कदम रखता है। तब पता चलता है कि क्रीचर का अपीयरेंस उसी आदमी जैसा है। हैरान होकर वो आदमी पूछता है, क्या तुमने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है?
वो नायक से कहता है, बेटर होगा कि तुम चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। दाव जवाब देता है, नो वरीज, इस दुनिया में अभी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मार सके। इरिटेटेड आदमी कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा दाव। उसी पल वो मॉन्स्टर अपना अटैक तैयार करता है। फिर दोनों एक दूसरे पर चार्ज करते हैं और एक अटैक एक्सचेंज होता है। इस अटैक की वजह से वो स्लेव्स प्रोजेक्टाइल से हिट हो जाते हैं, लेकिन नायक सिचुएशन में इंटरवीन करता है। उसी पल वो दूसरा आदमी अपने मॉन्स्टर से स्ट्रक हो जाता है। नतीजतन वो सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। मॉन्स्टर तेजी से उसके सामने आ जाता है। वो आदमी मर्सी के लिए प्ली करने लगता है, चिल्लाता है, पास मत आओ। लेकिन उससे कुछ कंफ्यूज करता है क्योंकि मॉन्स्टर बस दूर जाने लगता है। वो स्लेव्स की ओर बढ़ता है और तेजी से अपनी तलवार उठाकर उनकी सारी जंजीरें तोड़ देता है, जिससे वो सब फ्री हो जाते हैं। हैरान होकर वो आदमी सोचता है, ये क्या हो रहा है। दाव सरप्राइज में कहता है, अब मुझे फाइनली समझ आया कि ये शैडोज उन्हें मारना नहीं चाहते, वो बस स्लेव्स को फ्री करना चाहते हैं। तभी वो दूसरा आदमी फिर से प्रकट होता है, मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करता है, कहता है उन्हें स्लेव्स को एस्केप नहीं करने देना चाहिए। लेकिन सब बेकार है क्योंकि उसके सारे प्रोडक्ट्स पहले ही जा चुके हैं। उसी पल एक आदमी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसके पीछे प्रकट होता है। वो उसे तेजी से नीचे धकेल देता है और वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ता है। वो औरत चुपके से सिचुएशन को देख रही है और फिर वो भागने लगती है। वो आदमी डिस्ट्रॉट हो जाता है क्योंकि उसका सारा पैसा हाथ से निकल रहा है। तभी एक फिगर आदमी के पीछे प्रकट होता है। वो औरत उसे नोटिस करती है। फिर पता चलता है कि नायक उसके नीचे है। वो लड़की से कहता है, घर वापस चली जाओ। आंसुओं के साथ वो औरत कहती है, मैं ऐसा करूंगी, और फिर वो चली जाती है। सिचुएशन को देखते हुए दाव कहता है, यह सब बहुत जल्दी हो गया। तभी एक अननोन फिगर प्रकट होती है। घुटनों के बल बैठकर वो औरत कहती है, मुझे फाइनली मेरा मास्टर मिल गया। सीन कट, एक टी हाउस में उसी शहर में। दाव अभी भी कुछ पी रहा है। वो पूछता है, क्या मैंने तुम्हें फॉलो ना करने को नहीं कहा था। लड़की कहती है, इस सर्वेंट का नाम किन है और मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। प्लीज मुझे तुम्हारा सर्वेंट बनने दो और तुम्हारे साथ कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने दो। लेकिन नायक उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। डेवस्टेटेड वो पूछती है, वाई, प्लीज मुझे ऐसे अबैंडन मत करो। क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर हाँ तो मैं चेंज करूंगी तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। थोड़ी देर बाद लड़का उससे खड़े होने को कहता है, मैं तुम्हें अबैंडन नहीं कर रहा हूं, तुम बस बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। तुम्हारी पर्सनालिटी खराब है और तुम्हारी स्टेबिलिटी मॉडरेट है। अगर कोई तुम्हें अनॉय करता है तो तुम इजीली पूरा देश नष्ट कर सकती हो। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। किन जवाब देती है, मैं सिर्फ दाव के साइड में रहना चाहती हूँ। लड़का कहता है, मुझे बहुत एम्बेरेस्ड फील होता है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहती हो? तुम बस मेरे बॉडी के पीछे हो। अगर मैंने तुम्हें स्टे करने दिया तो सूनर और लेटर तुम हाफ नाइट में मेरे रूम में स्नीक कर सकती हो। तभी स्पिरिट प्रकट होता है, कहता है वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी, शायद वो बस तुमसे स्नगल करना चाहेगी। दाऊ कहता है, वो मेरे साथ फॉलो कर सकती है, लेकिन चुपचाप रहना होगा, अटेंशन ड्रॉ मत करना। सिचुएशन को देखते हुए किन सोचती है, मेरा मास्टर नहीं चाहता कि मैं नील करूं, दैट्स वाई वो इतना केयर करता है। दाऊ कहता है, मैं सिर्फ गुलामी को अबॉलिश करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे सामने एक स्लेव है। जहां तक मुझे याद है, पुराने सेलेस्टियल दाऊ की 5 सेलेस्टियल इनकारनेशंस हैं। बाकी इनकारनेशंस जो इसके जैसे हैं वो क्या हैं? स्पिरिट जवाब देता है, 5 सेलेस्टियल इनकारनेशंस में से 3 औरतें हैं और 2 मर्द हैं। मोरोमर वो सब तुम्हारे प्रति एब्सोल्युटली लॉयल हैं। एम्बैरस नायक कहता है, ये तो प्रॉब्लम्स का बंच है। थोड़ी देर बाद नायक किन को बुलाता है। किन तुरंत जवाब देती है, आपका सर्वेंट यहाँ है। दाव पूछता है, सेलेस्टियल दाव के विरोध करने वालों के बारे में तुम्हारी क्या सोच है? किन जवाब देती है, वो इंसुलेंट और एम्बिशियस हैं। पहले और दूसरे ग्रेट साइकिल्स में वो इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने खुद को ही मार डाला। गॉड्स मरे, डीमंस नष्ट हुए, सारी हर्ब्स जल्दबाजी में खराब हो गई और इटर्निटी के लिए सिर्फ स्वर्ग इटर्नल रहा। वो अफर्म करती है, आप मेरे मास्टर हैं और तीनों वर्ल्ड्स के इटर्नल रूलर हैं। नायक जवाब देता है, ये जरूरी नहीं कि सच हो। भले ही सेलेस्टियल दाव पहली बैटल में इनविंसिबल हो, लेकिन ग्रुप बैटल में उसका कोई चांस नहीं होगा। खड़े होकर लड़का कहता है, टाइम हमारे खिलाफ है और हमारे पास अभी बहुत वक्त बाकी है। थोड़ी देर बाद सीन शहर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट होता है। युवक एक बार फिर सिस्टम स्क्रीन को समन करता हुआ दिखता है। वो सोचता है कि रूल्स ऐड करना इजी था और उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। सड़क पर चलते हुए किन कहती है कि उसके मन में एक सवाल है। वो कहती है, तुम इजीली सबके लिए अनलिमिटेड वेल्थ दे सकते हो, सारी सोशल प्रेशर और हायरार्की को खत्म कर सकते हो, फिर तुमने स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए ब्लैक शैडो का यूज क्यों किया? नायक कीन के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारता है और पूछता है, क्या तुम स्टूपिड हो? अगर ऐसा किया तो क्या सब ह्यूमैनिटी को रिजेक्ट करके एप्स की एरा में नहीं लौट जाएंगे? सेलेस्टियल दाव का मकसद ऑर्डर मेंटेन करना है। मैं अभी जो कर रहा हूं वो सिर्फ सिचुएशन को करेक्ट करना है, ना कि सोसाइटी के नेचुरल साइकिल को इंटरप्ट करना। इसलिए मेरा काम लोगों के लिए रास्ता खोलना है, सब कुछ कमांड में रखना और उन्हें ऐसी दुनिया में गाइड करना जहां लाइट है, लेकिन डार्कनेस भी एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल है। किन ये सुनकर जवाब देती है, मैं सब समझ गई। इधर दाऊ को कुछ दिखता है।
एक औरत किसी को कुछ सिक्के दे रही है। नायक कहता है, ये ट्रूली एक एग्जाम्पल है। किन तुम्हें सब कुछ रूइन करने से रोकने के लिए हाइड होना होगा। वो औरत एक भिखारी की मदद कर रही थी और तभी एक स्काउंड्रल उसका कॉइन पाउच चुराने की कोशिश करता है। उसी पल नायक इंटरवीन करता है, कहता है, अटेंशन दो, तुम्हारा वॉलेट चोरी होने वाला है। औरत तुरंत उस आदमी को नोटिस करती है और एकदम से उसे किक मारती है। किक इतनी जोरदार होती है कि वो आदमी उड़कर दूर जा गिरता है। फिर वो औरत दाव को देखती है और उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करती है। नायक से ग्रीट करते हुए वो औरत खुद को इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है, क्या तुम मुझे कोई जॉब ऑफर कर सकते हो। नायक कहता है, मुझे दाव बुलाओ। वो फिर से थैंक्स करती है, अगर तुम न होते तो मैं बिग ट्रबल में होती। दाव जवाब देता है, ये बस एक ट्रिवियल मैटर था, अपने बिलोंगिंग्स पर ज्यादा अटेंशन दो। जब वो जाने लगता है वो औरत कहती है, मुझे अभी और वर्क करना है, और फिर वो नायक से फेयरवेल लेती है। दाव रियलाइज करता है कि वो औरत एक एडवेंचरर है। वो सोचता है कि अगर उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीखना है तो एक एडवेंचरर से डिस्कस करना बेटर होगा। बिसाइड्स, किन लॉयल तो है, लेकिन जो भी उसे कहा जाए वो अग्री कर लेगी। तभी दाऊ उसे कॉइन पाउच देता है, कहता है, मैं वेस्ट जाना चाहता हूँ, थोड़ा बोरिंग है तो कुछ लोग ढूंढ रहा हूँ जिनसे बात कर सकूं। वो औरत बहुत हैप्पी हो जाती है, कहती है, तुम बहुत जेनरस हो। फिर वो पूछती है, क्या मैं थोड़ा दाव के साथ चैट कर सकती हूँ। दाव जवाब देता है, तुम्हें हाइड रहना होगा, अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें फिर से बाहर निकालूंगा। सीन शिफ्ट। वो औरत कहती है, कैरेज रेडी है, सॉरी अगर प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग गया। मोरओवर ये एक छोटी कैरेज है ताकि अदर्स का अटेंशन ना जाए। वो दाव को अपने कॉलीग्स से इंट्रोड्यूस करवाती है जो जर्नी में उनके साथ होंगे। नायक कहता है, नाइस टू मीट यू ऑल, और फिर वो लोग रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो औरत दाव के साथ कई मैटर्स डिस्कस कर रही थी। दाव पूछता है, क्या मिस मैरी चर्च ऑफ लाइट की नन है। वो औरत जवाब देती है, एग्जैक्टली, मैं लाइट का आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ। दाव गॉड ऑफ लाइट के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि सेकंड ग्रेड साइकिल में गॉड ऑफ लाइट सिर्फ सेलेस्टियल रैंकिंग के पीक पर था और सेलेस्टियल से फाइट करने का उसका कोई चांस नहीं था। वो औरत दाव को देखकर थोड़ा अनईजी हो जाती है। दाव तुरंत अपोलोजाइज करता है। वो सोचता है कि फर्स्ट ग्रेड साइकिल में गॉड ऑफ लाइट को किन ने मार दिया था। तभी स्पिरिट प्रकट होता है और कहता है, किन प्रॉबेबली कहेगी कि उसे सब भूल गया। फर्स्ट साइकिल की सेलेस्टियल रैंकिंग्स की संख्या उसके हाथों से एलिमिनेट हुई थी। एक आदमी बात शुरू करता है, नाउडेज पीपल सिर्फ कॉन्वर्सेशन के लिए पे नहीं करते। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास गार्ड्स नहीं हैं। दाओ जवाब देता है, गार्ड्स मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। स्वामी प्रकट होता है और कहता है, दाओ इतना स्ट्रांग है कि उसे गार्ड्स की जरूरत नहीं, फ्रीडम सिटी छोड़ने के लिए भी नहीं। वो आदमी कहता है, ट्रू है, तुम्हारी ऑरा इतनी कंटेंट है कि ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। दैट्स वाई मुझे तुम्हारी प्रेजेंस हार्डली फील होती है। सीन कट, अंडरवर्ल्ड। एक लड़की वहां इम्प्रिजन्ड दिखती है, तभी उसे अपने मास्टर की ऑरा फील होती है। वो दूसरा आदमी कहता है, ये स्लेव ट्रेडर का नाइटमेयर है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस फिगर के हाथों कितने लोग मरे हैं। सीन वापस नायक पर। दाव सोचता है कि उसे ऑरा की वजह से पकड़ा गया, जो कि बहुत केयरलेस था। लड़की पूछती है, वो लोग कौन हैं। एक क्राउड उस रास्ते से गुजर रही थी। वो दूसरी औरत सिचुएशन को देखकर सोचती है, ये लोग कौन हैं, क्या ये रेफ्यूजीज हैं। नायक जवाब देता है, प्रॉबेबली ये सिटी ऑफ फ्रीडम से फ्री किए गए स्लेव्स हैं। लड़की पूछती है, उन्होंने वो शहर क्यों छोड़ा, इट्स वेरी डेंजरस। दूसरी औरत जवाब देती है, शायद इसलिए क्योंकि डार्क फिगर के आने के बाद स्लेव ट्रेडर्स के पास जाने की कोई जगह नहीं बची। वो आदमी कहता है, ये स्लेव ट्रेडर का नाइटमेयर है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस डार्क फिगर के हाथों कितने लोग मरे हैं। वो दूसरी लड़की कहती है, चर्च की टीचिंग स्लेव ट्रेड को प्रोहिबिट करती है, लेकिन उस डार्क फिगर के एक्शंस भी बहुत रेडिकल थे। दूसरी औरत इरिटेटेड कहती है, मैं तो उन ट्रेटर्स को पंच करना चाहती थी लंबे टाइम से। नायक पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि डार्क फिगर के एक्शन सही हैं या गलत। दोनों लड़कियां चुप रहती हैं, लेकिन वो आदमी जवाब देता है, वो सही थी, हमें बेटर सोचना चाहिए। प्रोलॉन्ग मिजरी की तुलना में सैक्रिफाइसेस सिर्फ टेम्परेरी हैं। दे मे हैव लॉस्ट ओनली द जेम्स बट दे स्टिल गेन द फ्यूचर। दूसरी लड़की कहती है, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डार्क फिगर ने उन स्लेव्स को नहीं बचाया जो अभी भी बिक रहे हैं। मैं चाहती हूं कि गॉडेस ऑफ लाइट लोगों के उनके सफरिंग से बचाए। दाव पूछता है, तुम्हारे प्रेयर का पॉइंट क्या है। लड़की कंफ्यूज्ड पूछती है, तुम्हारा मतलब। नायक कहता है, वो गॉडेस ऑफ लाइट उन लोगों को नहीं बचा सकती। लड़की इरिटेटेड कहती है, गॉडेस ऑफ लाइट बेनेवोलेंट है, मुझे विश्वास है कि सूनर और लेटर वो दुनिया को सारे मिजरी से बचाएगी। लेकिन दाव जवाब देता है, वो नहीं कर सकती। वो सिचुएशन को काम करने के लिए इंटरवीन करता है।
दाव सोचता है कि वो मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट खुद को भी नहीं बचा सकी। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है, ऐसे फ्रेज करना एग्जैजरेशन है। दाव पूछता है, क्या तुम गॉड के सैल्वेशन में बिलीव करते हो? वो आदमी जवाब देता है, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं ज्यादा स्पेल सीखना प्रेफर करूंगा ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। इट्स ट्रू, क्योंकि खुद को बचाना बेटर है बजाय हेल्प मांगने के। गॉड पर रिलाई करने के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नन पूछती है, ओरिजिनल कॉन्टिनेंट की कुछ रिमोट कंट्रीज लाइफ सैक्रिफाइसेस का यूज करके रेन क्रिएट करते हैं। दाव पूछता है, क्या ये रियल है? वो पूछता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि थर्ड डिग्री डोज को फ्लाइंग आइस टैलिस्मैन ड्रॉ करने दो और जब आइस क्लाउड्स तक पहुंचे तो लाइकली रेन होगी? युवक दाव की एक्सप्लेनेशन से सरप्राइज्ड हो जाता है, लेकिन बाकी दोनों इस पर विश्वास नहीं करते और लड़के पर हंसने लगते हैं। किन इरिटेटेड हो जाती है। किन सिचुएशन में इंटरवीन करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसे कहता है, वेट करो। थोड़ी देर बाद किन रुक जाती है, उसे कुछ डिफरेंट लगता है। दावा सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि लड़की इतनी क्वाइट क्यों है। उसी पल उसे समझ आता है। वो अपना हाथ हटाता है और सिस्टम स्क्रीन खोलता है। वो सोचता है कि उसे अब पता है कि क्या करना है। सीन कट, रात का समय। ग्रुप किसी लोकेशन पर कैंपिंग करता हुआ दिखता है। वो दूसरा युवक कुछ मैजिक परफॉर्म कर रहा है। वो कैंप फायर जलाता है और कहता है, रात में ट्रैवल करना वेरी डेंजरस है, इसलिए मैं तुम्हें टुनाइट यहाँ रुकने को कहूंगा। सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए नायक कहता है, नियर बाय 3 थर्ड डिग्री मैजिकल बीस्ट्स हैं। थोड़ी देर बाद किन सीन में प्रकट होती है। वो मेंशन करती है, साउथ वेस्ट में डेड का एक ग्रुप है जो शायद यहां से गुजरेगा, मुझे क्या करना चाहिए? दाऊ अपनी ब्लैंकेट लेते हुए कहता है, कुछ मत करो, जस्ट स्टैंड स्टिल और जल्दी सो जाओ। दाऊ की बात सुनकर किन साइलेंट रहती है और उसे गुड नाइट विश करती है। दाऊ किन की ओर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है। कंफ्यूज्ड किन पूछती है, ये क्या था? लकड़ी के टुकड़े पर लिखा था कि हर चीज पर अटैक करना फॉरबिडन है और उसे ऐसा करने का रिस्क खुद लेना होगा। इधर वो आदमी और लड़की बाहर बात कर रहे हैं। वो मेंशन करते हैं कि मिशन से लौटने पर उसे अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहिए और बताना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है। सिचुएशन को देखते हुए दावत सोचता है, क्या ये लोग डिस्क्रीट होना नहीं जानते? उसी पल वो युवक कुछ सेंस करता है और सरप्राइज हो जाता है। वो सबको चिल्लाकर कहता है, उठो, बाहर कुछ स्ट्रेंज है। नीचे देखते ही उसे एक अजीब सी लाइट दिखती है। तभी एक स्कल प्रकट होता है और उसके पीछे अनडेड की पूरी आर्मी उभरती है। इसे देखकर दावत सोचता है, डेड की संख्या एक्सेसिव है। स्पिरिट कहता है, सब कुछ ब्रोकन है। दाओ पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि रीइंकार्नेशन इंटरप्ट हो गया है? एक्सप्लेन करो। स्पिरिट जवाब देता है, पहले साइकिल की शुरुआत में फॉर्मर सेलेस्टियल दाओ ने अपनी पावर से रीइंकार्नेशन को इवॉल्व किया था। उसने यिन और यांग को बैलेंस किया, लेकिन पहले ग्रेट साइकिल के अंत में एक रिवर फर्स्ट किंग रैंक्ड पावर ने रीइंकार्नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दाओ पूछता है, क्या वो इतने पावरफुल थे? फिर उन्होंने हेवेंस को पियर्स क्यों नहीं किया? स्पिरिट जवाब देता है, उन्होंने किया, और कियोटिक एनर्जी का एक फ्लो मेन कॉन्टिनेंट पर आ गया, जिससे कई कैजुअलिटीज हुई। नायक कहता है, अब मुझे फॉर्मर सेलेस्टियल दाओ के बारे में थोड़ा समझ आया। स्ट्रेंथ डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, क्योंकि वो सिर्फ एनिमीज को खत्म करती है। तभी एक और मॉन्स्टर प्रकट होता है। वो कहता है, फाइनली मुझे एक ह्यूमन मिला। सरप्राइज्ड दाओ कहता है, ओ, तो तुम बात भी कर सकते हो। नन प्रकट होती है और लड़के से अपोलोजाइज करती है। वो कहती है, हम सब यहां मर सकते हैं, कई मॉन्स्टर्स अनडेड सोल्जर्स के साथ थे। वो दूसरा युवक कहता है, अनलेस यू आर ट्रूली स्ट्रॉन्गर देन मी, हम मर सकते हैं। नन अपनी स्टाफ जमीन पर पटकती है और अपनी गॉडेस से सेव करने की प्रेयर करने लगती है। दाओ कहता है, मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरे पास नील करता है। वो कमेंट करता है, इन मॉन्स्टर्स में कुछ इंटेलिजेंस है। पूछता है, क्या तुम रियली मुझसे फाइट करना चाहते हो? मॉन्स्टर सिचुएशन को सेंस करता है और दाओ की ऑरा फील करता है। फिर उसकी आर्मी उसकी ओर एडवांस करने लगती है। किन प्रकट होती है और कहती है, हमें सारे मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना चाहिए। लेकिन कुछ डिफरेंट होता है। वो दूसरा मॉन्स्टर अपने ही सोल्जर्स को डिफीट करता है। वो डिक्लेयर करता है, पावरफुल आदमी पर अटैक नहीं करना चाहिए। दाओ सरप्राइज्ड होकर रियलाइज करता है कि ड्रैगन लाइक इंडिविजुअल हायरार्की को रिकॉग्नाइज करता है। एक थ्रेट जो उसके पूरे ग्रुप को एलिमिनेट कर सकता है, उसे देखकर उसने अपने ही अनडेड को मार डाला। मॉन्स्टर जवाब देता है, तुम सही हो, लेकिन फैक्ट ये है कि वीक को इमीडिएटली मार देना चाहिए। वो अपने सोल्जर्स को दूसरे ग्रुप की ओर एडवांस करने का ऑर्डर देता है। दाओ सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और कहता है, मैंने उन सोल्जर्स को मुझसे बात करने के लिए हायर किया था, इसलिए जब तक उन्होंने अपनी मिशन कंप्लीट नहीं की, मॉन्स्टर को उन पर उंगली उठाने की परमिशन नहीं है। थोड़ी देर बाद दाओ जोर से जमीन पर स्टॉम्प करता है। वो माउंटेन्स को टीयर कर देता है, जिससे क्रिएटर बन जाता है। नतीजतन कई मॉन्स्टर्स अब इसमें गिर जाते हैं। सारे मॉन्स्टर्स इजीली डिफीट हो जाते हैं। जनरल इंप्रेस्ड होकर कहता है, ये स्ट्रेंथ अनबिलीवेबल है। ग्रुप देखता है और सोचता है कि नायक इंडीड एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्पिरिट पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम फोर्स का यूज नहीं करोगे अदर्स से डील करने के लिए?
नायक जवाब देता है, स्ट्रेंथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन इसे एनिमीज को हैंडल करने के लिए भी यूज करना पड़ता है। स्केलेटन्स के गैदरिंग को देखकर लड़का कहता है, हाइड करना बंद करो, लीडर कौन है? थोड़ी देर बाद एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, मेरा नाम येमेर है, चर्च ऑफ नेक्रोमैंसर्स की। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। दाओ इम्प्रेस्ड होकर कहता है, तुम जेन्युइनली पोलाइट हो। मैं अनरीजनेबल इंसान नहीं हूं। ये नो मैन्स लैंड है, यहां सबको कम एंड गो करने की आज़ादी है। मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम्हें चले जाना चाहिए और फ्यूचर में कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई मेरे जितना मॉडरेट नहीं होता। लड़की दाओ को उसके ऑफर के लिए थैंक करती है और मॉन्स्टर्स को रास्ता क्लियर करने का कमांड देती है। थोड़ी देर बाद ग्रुप चलता हुआ दिखता है। वो आदमी कहता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अनडेड नाइट मेरे सामने नील करेगा। दाओ एग्जैक्टली कितना पावरफुल है? नन साइलेंट रहती है। अपेरेंटली उसे वो जो देख रही है पसंद नहीं है। वो कमेंट करती है, लड़के को चीजें ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, वो अनडेड हैं। अगर ऐसा होने दिया तो और लोग उनके हाथों मर सकते हैं। दाओ पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? नन कहती है, हीरो सबसे स्ट्रांग है, इसलिए उसे इन सबको एलिमिनेट करना चाहिए। बिसाइड्स वो सेवियर हीरो है जिसने सबकी हेल्प की है। उसे जो राइट है वो करना चाहिए। थोड़ी देर बाद नायक उसका हाथ स्लैप करता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि मैं स्ट्रांगेस्ट हूं मुझे इन्हें एलिमिनेट करना चाहिए? क्या तुम ट्रूली गॉडेस ऑफ लाइट के डिवोटी हो? गॉडेस ऑफ लाइट के नज़र में अनडेड सिर्फ वो क्रीचर्स हैं जो सनलाइट से हेट करते हैं। भले ही उन्होंने डिफरेंट पाथ्स चुने हों, वो डेफिनेटली ईविल नहीं है। इस दुनिया की सारी चीजें उनके बिलीव्स या रेसेस के हिसाब से सिमिलर देखी जानी चाहिए। क्या तुम्हें गिल्टी नहीं लगता कि तुम उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही हो जो तुमसे डिफरेंट सोचते और बिलीव करते हैं? दूसरी लड़की इंटरवीन करती है। वो पूछती है, क्या नायक को प्राइमोर्डियल गॉडेस ऑफ लाइट के बारे में पता है? दाओ पूछता है, क्या तुम जो करने की कोशिश कर रही हो? नो चांस कि मुझे उसका पता होगा। वो सोचता है, प्राइमोर्डियल गॉडेस के पास एंशिएंट रोड टू द हेवेंस तक असेंड करने की क्वालिफिकेशंस भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ग्रुप नायक को उनकी लाइफ सेव करने के लिए थैंक करता है। रिवॉर्ड के तौर पर वो उसे मनी का पाउच ऑफर करते हैं। दाओ जवाब देता है, मनी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, सिंपली तुम लोगों से बात करना गुड था। थैंक्स टू दैट मुझे कुछ मैटर्स पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। वो सिस्टम स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट करने लगता है। जाने से पहले वो कहता है, मुझे कुछ थिंग्स करनी है, इसलिए हमें अब सेपरेट होना होगा। मोर ओवर मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि गॉड्स रियल हैं, लेकिन मेरी नज़रों में गॉड्स बस वो लोग हैं जो यूजुअल से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अगर तुम उस लेवल तक स्ट्राइव करो और उससे आगे जाओ तो तुम दुनिया की नज़रों में गॉड्स बन सकते हो। वो कहता है, होप टू सी यू अगेन, और उसी पर डिसअपियर हो जाता है। इसे देखकर दूसरी नन सोचती है, क्या दाऊ गॉड हो सकता है? वो जवाब देती है, वो गॉडेस ऑफ लाइट से भी ऊपर है। सीन कट। नायक और किन ऊपर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। किन कहती है, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें उन इंसोलेंट इमोरल्स को सेव क्यों करना पड़ा? दाओ जवाब देता है, कियोस को अंडू करने और के लिए। सिलेस्टियल पाथ को रिवाइव करने के लिए मॉर्टल्स सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। मोरोवर, ये लोगों को फर्स्ट रखने की बात है। किन पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद लड़का कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। वो कहता है, हम डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड जा रहे हैं। सीन कट। अंडरवर्ल्ड। वो जगह अपेरेंटली अंडरवर्ल्ड है। कई अनडेड उस एरिया को सराउंड किए हुए हैं। तभी एक ब्लैक पोर्टल प्रकट होता है और दो ब्लू मीटियोर्स निकलते हैं। वो जमीन पर कोलाइड करते हैं और एक अननोन फिगर प्रकट होती है। फिर पता चलता है कि वो दाओ है। वो कहता है, ये ट्रूली अंडरवर्ल्ड का वन यूनिक प्लेस है। स्पिरिट एक्सप्लेन करता है, ये अंडरवर्ल्ड है, 3 ग्रेट रेल्म्स में से एक और डेथ और रीइंकारनेशन की जगह है। दाओ पूछता है, क्या ये सच है? क्योंकि मुझे तो बस रूइंस का ढेर और कुछ अनडेड दिख रहे हैं। किन कहती है, ऐसी फिल्थ की प्रेजेंस मेरे मास्टर की आंखों को पल्यूट कर रही है, इसलिए मैं इन्हें इमीडिएटली डिफीट करने वाली हूं। लेकिन लड़का उसे रोकता है, वेट करो, ये लिविंग बीइंग्स बस माइंडलेस क्रीचर्स हैं, इनका कोई रीजन नहीं है मुझे बॉदर करने का। सिस्टम क्यूरियस होकर कहता है, मुझे जानना है कि तुम्हें अनडेड के खिलाफ कोई प्रेजुडिस क्यों नहीं है। दाओ जवाब देता है, अनडेड का एग्जिस्टेंस भी सेलेस्टियल दाओ को फॉलो करता है। इन्हें दूसरी रेसेस से डिफरेंट क्यों मानना चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि रीइंकारनेशन का साइकिल अभी ब्रोकन है और ये सब वॉन्डरिंग कॉप्सेस बन गए हैं बिना किसी इंटेलिजेंस के। किन पूछती है, अब हम क्या करने वाले हैं? उसी पल दोनों उस ब्लैक स्फीयर के ऊपर प्रकट होते हैं। दाओ जवाब देता है, हम रीइंकारनेशन का साइकिल रीबिल्ड करने वाले हैं। स्पिरिट कहता है, वेट करो, साइकिल को रीबिल्ड करना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए दाओ की बहुत पावर चाहिए होगी। दाओ पूछता है, एग्जैक्टली मैं कितना वीक हो जाऊंगा? स्पिरिट कहता है, शायद तुम हाई लेवल सेलेस्टियल बीइंग का एक हिट विथस्टैंड कर सको, लेकिन दूसरा हिट तुम्हें इंजर कर सकता है। बेसिकली रिक्रिएशन के दौरान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, वरना यह फेल हो सकता है। दाओ पेंसिव हो जाता है। वो अपनी सर्वेंट को ऑब्जर्व करता है और उसे एक आइडिया आता है। वो किन का हाथ पकड़ता है और कहता है, सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। उसी पल एक ऑरा किन को एनवलप करने लगती है।
दाओ कहता है, मुझे अपनी पावर लेंड करो, हम रीइंकार्नेशन का साइकिल टुगेदर रिक्रिएट करेंगे। तभी एक बैरियर दोनों को सराउंड कर लेता है। रिक्रिएशन का साइकिल शुरू होता है और एक लाइट ब्लैक स्फीयर को एनवेलप करती है। नीचे अनडेड सब कुछ देख रहे हैं। तभी एक स्केलेटल हैंड मॉन्स्टर्स के बीच से निकलती है। कंफ्यूज्ड वो मॉन्स्टर सोचता है, मेरा सिर कहाँ है? आखिरकार उसे अपना सिर मिल जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन उसे ये बहुत स्ट्रेंज लगता है क्योंकि रीइंकार्नेशन का टाइम नहीं है। ऊपर देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। वो कहता है वो लाइट सेलेस्टियल दाओ की है। प्रोबेबली वो रीइंकार्नेशन का साइकिल रिपेयर कर रहा है। वो याद करता है कि पास्ट में एंशिएंट सैवेज सिटी के यान ने उसके साथ रीइंकार्नेशन की पावर के लिए compete किया था। दोनों ने अंडरवर्ल्ड की आधी पावर हासिल की थी, लेकिन उस बैटल के दौरान साइकिल डैमेज हो गया था। तब से पहला और दूसरा ग्रेट साइकिल इस स्टेट में है। अंडरवर्ल्ड को क्लियरली इग्नोर किया गया था। वो सोचता है कि करंट साइकिल रीइंकार्नेशन को रीस्टोर क्यों करना चाहता है। मोरओवर सेलेस्टियल दाओ का अपीयरेंस बदल गया है। प्रीवियसली मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों फॉर्म्स यूज होते थे। इस बार लड़का क्या प्लॉट कर रहा है? लेकिन उसकी इंटेंशंस जो भी हों, क्योंकि उसने अपनी वीकनेस रिवील कर दी, इसे पोलाइट नहीं माना जाएगा। तभी एक अनडेड बोलना शुरू करता है, ये कौन था? धीरे धीरे अनडेड अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर सोचता है, इस टाइम रैशली एक्ट करना मेरे डिस्ट्रक्शन की वजह बनेगा, लेकिन फिर भी मुझे न्यू प्लान डिवाइस करने के लिए वेट करना चाहिए। रीइंकार्नेशन को रीएस्टैब्लिश करना सिर्फ अनडेड के लिए बेनिफिट नहीं करता, इसलिए मुझे ये सब फकेट करना चाहिए। एम्प्रेस मुझे इस बार स्पेयर करेगी। वो सोचता है, अंडरवर्ल्ड में अभी भी कई पावर्स हैं, ये ग्रेट शो होगा। सीन कट। मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप नायक की ओर एडवांस कर रहा है। किन कहती है, लुक्स लाइक कुछ फ्लाइज अप्रोच कर रही हैं। दाओ कहता है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेरे अपने प्लान्स हैं। वो फिंगर स्नैप करता है और मॉन्स्टर्स के बीच में प्रकट हो जाता है, लेकिन वो नहीं, उसका क्लोन है। किन पूछती है, तुमने क्लोन क्यों बनाया? नायक कहता है, नेचुरली मेरे रीजंस हैं। अगर मैं डिफेंस किन को छोड़ दूं तो अंडरवर्ल्ड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दाओ का क्लोन मॉन्स्टर्स से बात कर रहा है। वो वॉर्न करता है, अगर तुम और पास आए तो मारे जाओगे। कुछ मॉन्स्टर्स उसकी वार्निंग नहीं मानते और डायरेक्टली क्लोन पर चार्ज करते हैं। वो इजीली सारे अटैक्स डॉज कर देता है। तभी एक लिच उसके पीछे प्रकट होता है। वो स्पेल कास्ट करता है और क्लोन पर लॉन्च करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल स्पेल का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक और मॉन्स्टर उस पर चार्ज करता है, लेकिन वो ओरिजिनल बॉडी को टारगेट करता है। किन वॉर्न करती है, कोई पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दाओ कहता है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेरे क्लोन को अंडर एस्टिमेट मत करो। सेकंड्स में क्लोन उस मॉन्स्टर के पीछे प्रकट होता है। वो उसका सिर पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। मॉन्स्टर जल्दी डिफीट हो जाता है। क्लोन कहता है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और प्ले करूंगा, टू फार मत जाओ। एक और मॉन्स्टर कहता है, वो अकेला है, ये अपॉर्चुनिटी है, सब मिलकर अटैक करो। सारे मॉन्स्टर्स उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनके क्लोन की पावर में इमेंस डिफरेंस है। वो ऑर्डर देता है, सब नील डाउन करो। उसी पल सारे मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर पड़ते हैं। गुस्से में एक मॉन्स्टर कहता है, मैं मूव नहीं कर सकता। कुछ मॉन्स्टर्स अभी भी डायरेक्टली उसकी पावर के अंडर नहीं है, फिर भी वो सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि क्लोन की ऑरा अकेले ही कई पावरफुल स्पेशलिस्ट को सप्रेस करने के लिए इनफ थी। इधर एक मॉन्स्टर हंस रहा है। वो कहता है, लॉन्ग टाइम से अंडरवर्ल्ड में कोई इंटरेस्टिंग नहीं आया था, मैं देखना चाहता हूं कि ये क्लोन कितना स्ट्रांग है। दूसरा मॉन्स्टर सरप्राइज्ड होकर कहता है, वांगी प्रेजेंट है। प्रीवियस लाइफ में वो ईस्ट का सबसे पावरफुल ड्रैगन राइडर था, पहली एरा में। डेथ के बाद वो डिसिपेट नहीं हुआ और स्केलेटल नाइट बन गया। एक और मॉन्स्टर डिक्लेयर करता है, सेलेस्टियल ट्रेजर मेरा होगा, जो इंटरफेयर करेगा उसे मरना होगा। क्लोन कहता है, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तभी वो मॉन्स्टर अटैक्स की एक सीरीज शुरू करता है। वो अपने साइड के बाकी मॉन्स्टर्स को स्ट्राइक करता है, फिर वो क्लोन पर अटैक लॉन्च करता है, लेकिन वो अपनी पावर में ओवरली कॉन्फिडेंट लगता है। उसी पल क्लोन उस मॉन्स्टर के फेस पर पंच मारता है, एक्सप्लोजन होता है और क्रीचर बहुत इजीली डिफीट हो जाता है। इसे देखकर बाकी मॉन्स्टर्स क्लोन की पावर से एस्टोनिश्ड है। वो सोचते हैं कि क्या ये परहैप्स बहुत स्ट्रांग था। क्लोन अपनी नजर बाकी मॉन्स्टर्स पर घुमाता है, सिस्टम हरे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दाओ सरप्राइज्ड है कि कुछ मॉन्स्टर्स अभी तक फ्ली नहीं किए। उनके पीछे टेलीपोर्ट करके वो पूछता है, क्या तुम रियली मुझसे फाइट करना चाहते हो? दूसरा मॉन्स्टर कहता है, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे अंडरवर्ल्ड विजिट का पर्पस जानना चाहता हूं। क्लोन कहता है, आस्क करने की जरूरत नहीं, तुम जल्दी रीजन जान लोगे। उसी पल उनके पीछे एक लाइट शाइन करने लगती है। स्फीयर जहां नायक खड़ा है बहुत ब्राइट लाइट एमिट करने लगता है। दूसरा मॉन्स्टर कहता है, ये कोई न्यू लॉ क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि ये लाइफ और डेथ का वेरी लॉ है।